अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एरा ने पत्थर पर झुककर छोटे छोटे कई पत्थर उठा लिए और उसके बाद उसने कर्नल की राइफल की सिमत इशारा करते हुए कहा, तुम उसे बेदरेग इस्तेमाल करो। लेकिन किस पर? कर्नल की कपकपाती हुई आवाज़ उभरी। इससे ज़्यादा उन्हें मौका न मिला क्योंकि कई साए उस पत्थर पर चढ़ आए थे। कर्नल को अपने पेट पर एक ज़ोरदार ज़रब महसूस हुई। यूं लगा जैसे किसी ने उसके पेट पर लात मारी हो, लेकिन उसने सिर्फ एक हमला आवर स्याह साए को देखा जो सिर्फ एक छांव की शक्ल में था और उसके बदन का कोई वजूद नहीं था। पेट की तकलीफ से कर्नल दोहरा हुआ और उसके साथ ही उसने अपने आप को संभाल कर राइफल की नाल पकड़ ली और उसे पूरी कुव्वत से घुमाया। राइफल का कंधा जैसे किसी ठोस इंसानी वजूद पर पड़ा। एक करी आवाज भी उभरी और उसने साए को कलाबाजी खाकर पत्थर से नीचे गिरते हुए देखा। दहशत के आलम में बदन ने पसीना छोड़ दिया और कर्नल का चेहरा खौफ से बिगड़ गया। लेकिन उस खौफ के आलम में उसने राइफल की नाल सीधी की और एक ऐसे साए को निशाना बनाया जो पत्थर पर चढ़ रहा था। धमाका हुआ और चट्टानें चीख पड़ी, लेकिन वही हौलनाक मंजर, वही खौफनाक मंजर एक बार फिर निगाहों के सामने आया। साया एकदम जैसे खुद में लिपटने लगा हो और जमीन पर एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। एरा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर एक साए पर खींच मारा। हल्की सी रोशनी हुई और यूं महसूस हुआ जैसे चिंगारियां उभरी हों, और नतीजा वही निकला। साया आपस में लिपटने लगा और जमीन पर एक स्याह रोशनी उबलने लगी, लेकिन फिर अतराफ से बहुत से साए उन पर हमला आवर हो गए। कर्नल को अंदाजा हो गया कि ये जो कुछ भी है जानलेवा है और उससे बचने के लिए बिल्कुल उसी तरह जंग करना होगी जैसे जिंदा इंसानों से उसने संभल संभल कर सायों पर फायरिंग शुरू कर दी। ये एक इंतहाई मुश्किल काम था, लेकिन कर्नल अपनी फौजी मुहिम्मात को बरोए कार ला रहा था। कुछ साए उस पत्थर पर भी चढ़ आए और फिर कर्नल पर बराह रास्त हमला आवर हो गए, लेकिन कर्नल अब खौफ की मंजिल से गुजर चुका था। दहशत ने दिमाग मंजमद कर दिया और एक ही तसव्वुर उसके जहन में रह गया, इन सायों को हलाक करना है, उन्हें ख़त्म कर देना है। चुनाचा वो जंगी दाव पेच इस्तेमाल करने लगा। लिपटे हुए सायों को उसने घोंसों और लातों से ज़हर किया और जो भी राइफल की नाल की जिद पर आया उस पर फायर दाग दिया। राइफल की लाठी के तौर पर भी इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी जानब एरा पत्थरों से काम चला रही थी जो इस बड़ी चट्टान पर दस्तयाब थे। उसके हाथ से पत्थर निकलकर किसी साए पर पड़ता तो हल्का सा धमाका और रोशनी होती और साया उसी अंदाज में लिपटने लगता और अभी अपनी जगह ऐसे अजीबोगरीब मनाजर नजर आ रहे थे। सायों की तादाद 17-18 से कम नहीं थी और रफ्ता रफ्ता ये दोनों उन पर काबू पाते जा रहे थे, यहाँ तक कि उनमें से एक एक साए को इसी तरह ख़त्म कर दिया गया। ठंडी हवा चल रही थी और कर्नल पसीने से भीगा हुआ थर थर कांप रहा था, लेकिन उसमें खौफ भी शामिल था। एरा गर्दन उठाकर इधर उधर देख रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर दोनों हाथ नीचे गिरा दिए और आहिस्ता से बोली, मेरा ख्याल है वो सब खत्म हो गए। ये अल्फाज उसने कर्नल को मुखातब करके कहे थे, लेकिन कर्नल ने कोई जवाब ना दिया। एरा पुरसकून थी। फिर उसने कहा, ये मौका बहुत अच्छा है कर्नल, खुशकिस्मती से हम उन निगरानों को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। यही लोग सहारों को हमारे बारे में खबर दे सकते थे, लेकिन हमने उन दोनों निगरान मोर्चे ख़त्म कर दिए। मोर्चे? कर्नल के मुंह से बेमुश्किल निकला। हाँ, ये बात तो उस वक्त ही पता चल गई थी जब उन्होंने मुझे हासिल करने की कोशिश की। कौन सी बात? कर्नल खुद को बहुत हद तक संभाल चुका।
وہ ہماری آمد سے ہوشیار تھے، اور کیوں نہ ہوتے۔ شبامہ ہوترا ہمیشہ کا چور ہے، اور چور ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے، ایرا اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ کرنل کا دماغ پھر رکنے لگا، ایک بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایرا نے پھر کہا، کیا کہتے ہو کرنل؟ ایرا، کرنل نے پر احتجاج لہجے میں کہا، کیا میں تمہاری کوئی بات سمجھ سکا ہوں؟ ایرا چونک پڑی، اس نے خالی نظروں سے کرنل کو دیکھا، پھر سنبھل کر بولی، معاف کرنا کرنل، میرا مطلب ہے کیا تم اس وقت دیوار کی دوسری طرف چلنا پسند کرو گے؟ کیا اس پہاڑی کو عبور کیا جا سکتا ہے؟ کرنل غصیلے لہجے میں بولا، یہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن دیوار کو عبور کرنا خطرناک ہوگا۔ پہاڑیوں میں خفیہ راستہ موجود ہے، تم وہ راستہ جانتی ہو؟ ہماری رہنمائی ہوگی، کون کرے گا؟ نکالو اور سویائے، میرا مطلب یہ ہے۔ ایرا نے اپنا لباس ٹٹولا اور گردن کے پچھلے حصے میں ہاتھ ڈال کر کچھ کیا، پھر اس نے ایک سنہری چمکتا ہوا زیور اتار لیا اور اسے کرنل کے سامنے کر دیا۔ کرنل نے یہ زیور دیکھا اور دفتن کچھ یاد کر کے اچھل پڑا۔ اس نے یہ زیور دیکھا تو نہیں تھا، لیکن راج دیو اور سکندر وغیرہ کی زبان سے اس کے بارے میں سنا ضرور تھا۔ یہ سونے کا سانپ تھا، جس کی آنکھوں میں 2 ننھے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ کرنل کی معلومات کے مطابق یہ زیور اس لاش کے گلے میں تھا جو ندی میں پھنسی ملی تھی، اور وہیں سے اس کہانی کا آغاز ہوا۔ یہ کرنل کے منہ سے بمشکل نکلا، نکا اور سویائے، آؤ ہم اس کی رہنمائی میں دوسری طرف جانے کا راستہ تلاش کریں۔ ایرا نے سانپ نیچے ڈال دیا اور کرنل نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سانپ کو جنبش لیتے ہوئے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا نیچے اترا اور ایک طرف چل پڑا۔ آؤ کرنل، ایرا بولی، اور کرنل بادل نخواستہ اس کے ساتھ نیچے اتر کر چل پڑا۔ دماغ بری طرح چٹک رہا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر ہی ذہنی حالت پھر سے خراب ہونے لگی، اور اب وہ سانپ کو رینگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایرا اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ قرب و جوار میں سانپوں کی پھنکاریں رگوں میں خون جمائے دے رہی تھی، لیکن کوئی سانپ قریب نہ آیا۔ کوئی 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سانپ ایک غار کے دہانے سے اندر داخل ہوا۔ ایرا نے کہا، بے خوفی سے چلے آؤ کرنل، تمہیں کوئی دقت نہ ہوگی۔ غار کا دہانہ تو تنگ تھا، لیکن اندر داخل ہو کر کرنل نے خود کو ایک سرنگ میں پایا جو گہری تاریک تھی، اور البتہ 2 روشن لکیریں تھوڑا سا حصہ روشن کر رہی تھی۔ یہ سانپ کی آنکھوں میں جڑی ہوئی ہیروں کی کرنیں تھی۔ ویسے سرنگ میں گھٹن نہیں تھی۔ کرنل پتھرائے ہوئے انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ کیا سوچتا؟ یہاں تو کوئی چیز سمجھ میں نہ آنے والی تھی، اور ہر لمحے نئی حیرت سے 2-4 تھا۔ ساحروں کی زمین ست گاتا تمہارے سامنے ہے کرنل، وہ ست گاتا ہے۔ کرنل نے دہانے کی دوسری طرف دیکھا، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ بھوری پتھریلی زمین جس پر دور دور تک چھدرے درخت بکھرے ہوئے تھے، کوئی آبادی یہاں نظر نہیں آئی۔ ایرا کسی سوچ کا شکار تھی۔ پھر اس نے کہا، تم اس جگہ آ گئے ہو کرنل فیروز جہاں مہذب آبادی کے کسی فرد کا گزر نہیں ہوا۔ تم یہاں سے واپس بھی جاؤ گے، لیکن جب تک تم حالات سے نا واقف رہو گے، پریشان رہو گے۔ کیوں نہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے؟ البتہ میں تم سے کہہ چکی ہوں، ست گاتا کے راز سے آشنا ہو کر تم ان رازوں کی امین بن جاؤ گے، اور اس وقت تک تمہاری گلو خلاصی نہ ہو سکے گی جب تک ہماری کہانی مکمل نہ ہو جائے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، ورنہ میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ مجھے سب کچھ بتا دو ایرا، مجھے سب کچھ بتا دو۔ اور پھر ماحول کی دوسری طرف ہرینڈا ایک غلام کی مانند ان کے احکامات کی تعمیل کرتا تھا۔ ہر طرح کی ذمہ داریاں اس نے سنبھال رکھی تھی۔ اس کے ساتھی جنگلوں سے گزرتے ہوئے شکار کرتے، گوشت تیار کرتے، رات کو پہرا دیتے، گھوڑے اور ساز و سامان سنبھالتے، انہیں کچھ نہ کچھ کرنے دیا جاتا۔ جنگلی علاقہ تھا، طرح طرح کے واقعات و حادثات پیش آ رہے تھے، لیکن بے شمار انسان تھے، مسئلہ تھے، اس لیے کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ ادھر گارساں اور اس کے ساتھیوں نے پرسرار خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ بالکل الگ تھلگ رہتے، لیکن کسی سلسلے میں انہوں نے عدم تعاون نہ کیا۔
बल्कि अगर कोई जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की जाती तो वो खामोशी से उसे सर अंजाम देते। गारसा इस कैद के बाद कुछ बददिल सा हो गया। शायद हरिंडा के सिलसिले में उसे सिकंदर की फौकियत पसंद नहीं आई, लेकिन राजदेव और प्रोफेसर हशमत के आ जाने के बाद तो वह बिल्कुल ही साकत हो गया। उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं हुआ कि अब उसके जहन में क्या है। राजदेव ने भी अभी तक उससे कोई बात नहीं की। उस वक्त उन्होंने जिस इलाके में क़याम किया वो घना जंगली इलाका था और राजदेव सिकंदर ने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ दरिंदों की मौजूदगी यकीनी है। शेर के पंजों के निशानात भी मिल रहे थे और जंगल की जिंदगी पूरे अरूज पर मालूम होती थी। फिर एक जगह देखकर पड़ाव डाल दिया गया। वहां खामोशी और सन्नाटा फैल चुका था। तकरीबन सभी लोग सो गए थे सिवाय उन 3 श्रद्धालुओं के जो राइफल लिए इस अहाते के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्तइद थे, जिनके दरमियान बाकी लोगों को ठहराया गया। दोनों काफी देर तक खामोशी से दरख्त पर बैठे इधर उधर निगाहें दौड़ाते रहे। दूसरे दिन फिर सफर का आगाज कर दिया गया। रास्ता जंगलों से गुजरता था। दिन की रोशनी में दरिंदे भी अपनी अपनी कमीन गाहों में छुप गए थे और वैसे भी उस लश्कर के सामने अब तक कोई खौफनाक दरिंदा नहीं आया और ये लोग कामयाबी से अपना सफर जारी रखे हुए थे। काफ़ी फासले पर उन्होंने बड़े कदीम दरख्त नजर आए। बुलंदी से उन्होंने एक पतली सी नदी देखी और सब ही की निगाह उस पर जा ठहरी। हरिंडा ने जोर से नारा लगाया, गोगला। हरिंडा ने अचानक ही घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी। सब ही उस नदी को देख चुके थे। चुनाचा सब ही ने हरिंडा की तकलीद की और घोड़े बर्क रफ्तारी से नदी तक का दरमियानी फासला तय करने लगे। थोड़ी देर के बाद उस पतली सी छोटी सी पुरस्रार नदी के किनारे थे। बहुत पुरानी बात थी, इतनी पुरानी कि बहुत सी चीजें हादसे से महू हो जाएं, लेकिन सिकंदर और राजदेव को नदी देखने के बाद ना जाने क्यों यकीन हो गया कि यही वो नदी है जिसमें उन्होंने लाश देखी थी। नदी के पास पहुंचकर वो लोग रुक गए। हरिंडा घोड़े से उतरा और सिकंदर से बोला, ये गो काला है, क्या ये वही नदी है मिस्टर सिकंदर जिसका तज़किरा तुमने किया था? सिकंदर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने आहिस्ता से कहा, माय डियर हरिंडा, नदियों की शिनाख्त मुश्किल है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे यकीन है कि ये वही नदी है। तो फिर यहाँ से आगे का सफ़र का आगाज़ किया जाए। मैं यही सोच रहा हूँ कि हमें नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ना चाहिए। इसका बहाव इसी सिमत है और अगर हम बहाव की सिमत चलते हैं तो यकीनी तौर पर सुबारा के बैरूनी इलाकों में जा निकलेंगे। ये नदी आगे जाकर कहाँ मुड़ जाती है इसका तो कोई सही अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इस वक्त ये बहाव जिस सिमत है उस तरफ सोबारा का सरहदी इलाका है। हमें बहाव की मुखालफ सिमत चलना है। हाँ यकीनन। वैसे राज तुमने देखा कि इसका बहाव बहुत सुस्त है। इस वक्त भी यही कैफियत है। एक बात आपको और बता दूं मिस्टर सिकंदर, इस नदी की तिलस्मी कैफियत का कोई सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैंने इसे एक पुरस्रार नदी इसलिए कहा था कि मैंने अपनी आंखों से इसका बहाव बदलते हुए देखा है। क्या मतलब? हाँ, कई बार ये नदी अपना बहाव तब्दील कर चुकी है। ओह मेरे खुदा, ये कैसे मुमकिन है? हम लोग इस कदर बेवकूफ़ नहीं हैं। इससे दूर हटने का फैसला हमने इसीलिए किया था कि यहाँ बहुत पुरअसरार बातें छुपी हुई हैं। चुनाचा उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। सब मुनज़्ज़म होकर नदी के किनारे किनारे चल पड़े। रफ्तार इस वक्त भी खासी तेज़ रखी गई। ताहदे निगाह छदरे दरख्त बिखरे हुए नज़र आ रहे थे और दूर दूर तक सपाट ज़मीन फैली हुई थी। कहीं कहीं नदी के किनारे के कटाव पर पथरीली चट्टानें उभरी हुई नजर आईं। ये लोग बहाव की मुखालफ सिमत तेज रफ्तारी से सफर करते रहे। काफी दूर चलने के बाद एक ढलान सा महसूस हुआ और यहाँ नदी के बहने की रफ्तार ना होने के बराबर थी। दर हकीकत ये फैसला करना मुश्किल था कि अब उसका बहाव किस सिमत है। पानी साकत सा महसूस हुआ और यहाँ नदी की गहराई भी तकरीबन खत्म हो गई और उसका फैलाव कुछ बढ़ गया। अतराफ में बड़े बड़े गोल पत्थर नजर आए जिनके बारे में ये अंदाज़ा होता था कि बहुत दूर से बहते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर रुक गए हैं।
पानी ने उन्हें तराश खराश कर गोल कर दिया है। ये पत्थर बिल्कुल उसी मानत थे जैसे साहिल समुंदर पर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े मुख्तलिफ शक्लों में नजर आते हैं, लेकिन ये छोटे टुकड़े ना थे, बल्कि बाज़ जगह तो इतनी बुलंदो बाला चट्टानें थी कि इंसानी कद से 3 गुना ऊंची हो सकती थी, और इसी मानत उसका फैलाव भी था। गारसा और उसके साथी खास तौर से सिता में बहने हुए छोटे छोटे पत्थरों को दिलचस्पी से देख रहे थे। फिर उनमें से चंद अफराद घोड़ों से उतरकर नदी में दाखिल हुए और पत्थरों के ये खूबसूरत टुकड़े चुनने लगे। गालबन यही भी उनके जहन में वही तसव्वुर था कि मुमकिन है उन्हें कुछ हीरे वगैरह दस्तयाब हो जाएं। रात तकरीबन होने को थी, इसीलिए नदी के किनारे ही एक जगह की यामगाह मुंतखब कर ली गई। गोल पत्थरों का ये इलाका बेहद हसीन नजर आया और यहाँ का अपना एक अलग हुस्न था। मामूल के मुताबिक अहाता सा बना लिया गया और उसके बाद मामूलात पर अमल किया जाने लगा। सब लोग ही अपने अपने मुशागल में मसरूफ हो गए। रात को चांदनी नहीं फैली, अलबत्ता सितारों की मदम रोशनी ने माहौल को एक अजीब सी कैफियत बख्श दी। यहाँ अतराफ में भी किसी भी जानदार का वजूद महसूस नहीं हुआ, इसलिए पहरे का भी कोई खास बंदोबस्त नहीं किया गया और तमाम ही लोग अपने अपने तौर पर रात गए तक मशागल में मसरूफ रहे। गजाल बहुत देर तक अपनी जगह लेटा सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज तबीयत पर कुछ ज्यादा ही उदासी थी। उसने उन सब से भरपूर तावन किया, लेकिन सिकंदर और दूसरे लोगों के मिल जाने के बावजूद वो उदास था। कर्नल फिरोज का तसव्वुर उसे अजीब सी बेचैनी बख्शता था और कंदील उसे बेतरा याद आई। कंदील की मोहब्बत ही ने तो ये दिन दिखाए थे कि जिंदगी हाथ में थी, लेकिन उसे संभाले रखना मुश्किल तरीन काम हो गया। वो अपनी जगह से उठा और टहलता हुआ एक गोल पत्थर पर आ बैठा। साकर नदी में हल्की हल्की आवाजें उबर रही थी और वो खामोशी से बहते हुए पानी को देख रहा था। अचानक किसी ने उसे अकब से पानी में धक्का दे दिया और गजाल फिसलता हुआ छपाक से पानी में जा गिरा। एक नकरे कई कहका गूंजा और उसके साथ ही कोई और भी पत्थर में इसमें कूद आया। गजाल को पहचानने में दिक्कत ना हुई कि वो सफीना थी, लेकिन बहुत ही मुख्तसर लिबास में मलबूस और अजीब सी कैफियत का शिकार। चौका इस वक्त गजाल के जहन पर कंदील सवार थी, इसलिए वो बुरी तरह झंझला गया। उसने बड़ी करख्तगी से सफीना का हाथ उठाया और उसे पीछे धकेलता हुआ बोला, ये क्या बदतमीजी है सफीना, इस खूबसूरत मंजर को नजरअंदाज करने वाले को जीना नहीं चाहिए। गजाल, कितना हसीन मंजर है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर कभी मुहज़्ज़ब दुनिया में जाना नसीब हो गया तो मैं ये दास्ताने तहरीर कैसे कर सकूंगी, क्योंकि इनके लिए तो अल्फाज की तराश ही मुमकिन नहीं। ठीक है, अपने अपने एहसासात होते हैं, लेकिन तुमने मेरा लिबास भी भिगो दिया। तुम अपने वजूद को इसी पानी में डबो दो गजाल, दुनिया की हर उलझन से निजात पालोगे। मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी और जब मुझसे रहा ना गया तो मैं तुम्हारे पास आ गई। उन लोगों में शामिल होने के बाद तो हमारी मुलाकातें भी तरक हो गई हैं। गहरी तारीक रात फिजाए बसीत पर फैली हुई थी। वो लोग गोकाला के किनारे किनारे काफी सफर तय कर चुके थे। ये नदी के साथ सफर की दूसरी रात थी। अतराफ में संगलाख मैदान फैले हुए थे जिनमें जानदार का कोई वजूद नहीं महसूस हुआ। रात के पहले पहर में जागने की जिम्मेदारियां गारसा और एक साथी के सुपुर्द थी और वो राइफलें संभाले हुए अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। गारसा की नजरें दूर धुंध में कुछ तलाश कर रही थी और उसका साथी किस कदर गनूदगी का शिकार था। सफर के मामूल के मुताबिक हिसार बना लिया गया। घोड़ों की लगामें एक दूसरे से बांधकर उन्हें यकजा कर दिया गया। सोने वालों की तेज सांसें उबर रही थी। दिन भर की थकन के बाद पथरीला बिस्तर भी नरम गदीलों से कम नहीं होता, इसलिए सब ही गहरी नींद में थे। फिर सोने वालों में से एक ने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा और उठकर बैठ गया। गारसा को फौरन ही उसका एहसास हो गया। उसने अपनी गनूदगे साथी से सरगोशी में कहा, होशियार है मिस्टर गारसा। साथी ने जवाब दिया और गारसा उस शख्स को देखने लगा जो अब आहिस्ता आहिस्ता गारसा की तरफ रेंग रहा था।
गारसा की हिदायत पर उसके साथी ने राइफल आहिस्ता से जमीन पर रखी और फिर खुद जमीन पर ऊंधा लेटकर आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगा। सोने वालों के नजदीक जाकर वो भी उसी तरह जमीन पर लेट गया जैसे सो रहा हो। इसी असना में दूसरा शख्स गारसा के पास पहुंचा। उसने जमीन पर रखी हुई राइफल उठाई और गारसा के पास बैठ गया। ये गालबन इसलिए किया गया कि इत्तेफाक से अगर कोई जाग जाए तो उसे शुबा ना हो। हेलो प्रोफेसर, गारसा ने सरगोशी की। हेलो गारसा, सफीना ने तुम्हें मेरे मंसूबे के बारे में बता दिया। हाँ मिस्टर गारसा, मैं तुमसे गुजरे वक्त के लिए माजरत खवा हूँ। और प्रोफेसर हशमत भी, गुजरे हुए वक्त पर कोई बात नहीं होगी। इन जंगलों ने सबको दीवाना कर दिया है, हम पागल हो चुके हैं। तुमने मेरा भी साथ छोड़कर दीवानगी की थी। अब की बात करो, क्या तुम मौजूदा सूरत हाल से ही मुतमिन हो? हरगिज़ नहीं। इस वक्त हम उन गुलामों की मानद हैं, उन्हीं के रहमो करम पर हैं। तुम तमाम सूरत हाल से वाकिफ हो। मैंने तुम्हें इस सफर के आगाज से कबल सब कुछ बता दिया था। ये सोचो, क्या राजदेव सिकंदर हमारे दोस्त हो सकते हैं? राजदेव खसूसी तौर पर मेरा दुश्मन है, क्योंकि मैंने उसकी नवारदगाह से वो लाश हासिल की थी और उसके एक आदमी को भी कत्ल कर दिया था। हाँ मिस्टर गारसा, मैं जानता हूँ। दूसरा शातिर शख्स जिसका नाम सिकंदर है बहुत चालाक इंसान है। उसने शरदानियों को भी अपना मती कर लिया। मैंने देखा है कि तब फिर तुम बताओ हमारे लिए क्या चांस है। ताकतवर शरदानी गिरोह उनके साथ है। हरिंडा अपनी कौम के लिए खजाना हासिल करना चाहता है, अपनी पूरी कौम के लिए। हमारे लिए क्या गुंजाइश रह जाती है? हमें कुछ ना मिलेगा सवाए मौत के, सिर्फ मौत। मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, हम सब के लिए सिर्फ मौत है। और ये सब मिल गए हैं। जानते हो इन्होंने अब तक हमें क्यों जिंदा रखा? तुम नहीं जानते होगे, मैं जानता हूँ। हम कुर्बानी के बकरे तसव्वुर कर लिए गए हैं। कोई मुश्किल मरहला आया तो वो हमें आगे कर देंगे, सिर्फ हमें। ये हो सकता है मिस्टर गारसा, 100% उनका यही मंसूबे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ। अब आखिरी मरहला आ गया है, हमारी मंजिल दूर नहीं। नक्शा तुम्हारे जहन में है, ना सिर्फ जहन में बल्कि उसकी नकल मेरे पास पोशीदा है। मैंने उसकी सख्त हिफाजत की है, प्रोफेसर हशमत बे ने कहा और गारसा उछल पड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। तअज्जुब है तुमने लुइस डी पार्लो को मुझ पर फौकियत दी। वो भी किसी तरह तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं साबित हो सकता था। जितना हम एक दूसरे को जानते हैं इतना कोई नहीं जानता। तुम एक ज़हीन इंसान हो प्रोफेसर। मैं एक और पेशकश तुम्हें करता हूँ। क्या मिस्टर गारसा, पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानत से खजाने के 3 हिस्से किए जाएंगे। 33% तुम्हारा, 33% मेरा, और बाकी 33% में उन सब के हिस्से होंगे जिनमें तुम्हारी बेटी भी शामिल होगी। देगर ये कि आगे सिर्फ तुम उन सब को कंट्रोल करोगे और तुमसे कहीं इनहराफ ना किया जाए। मैं तुम्हारा मुआवन होऊंगा। मुझे मंजूर है मिस्टर गारसा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? उन लोगों के बारे में मेरा सोचना दुरुस्त है या गलत? नहीं, मुझे खुद भी अंदाजा है। शरदानियों को कब्जे में लेकर उन्होंने एक ताकतवर गिरोह बना लिया है। उनके साथ प्रोफेसर गौरी भी है जो नक्शा समझ सकता है। इन हालात में उन्हें हमारी जरूरत बाकी नहीं रही। वो हमें कोई अहमियत नहीं देंगे, 100%। अब ये सोचो हमें क्या करना चाहिए। यही सबसे मुश्किल मरहला है। इसका फैसला बहुत सोच समझ कर करना होगा। मैं मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ प्रोफेसर। क्या मतलब? इस वक्त हमारे पास 2 राइफलें हैं। इन सब के पास भी राइफलें हो सकती हैं जो हमारे साथी हैं। आज रात तो ये मुमकिन नहीं, लेकिन कल रात हम सब तैयार रहेंगे। इसी तरह होगी, पहरादारी हम देंगे और फिर वक्त मुकर्रा पर उन सब को भून डालेंगे। उनमें से एक को भी जिंदा ना छोड़ेंगे, गारसा ने सफाक लहजे में कहा। प्रोफेसर हशमत बे सोच में डूब गया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं इस प्रोग्राम से मुत्तफिक नहीं हूँ गारसा। क्यों? गारसा ने हैरत से कहा।
तुमने उन तादाद ज़हन में नहीं रखी। शरदानी जंगजू हैं, हमारी राइफल से पहले गोली चलेगी तो वो होशियार हो जाएंगे। हम उनमें से आधे भी मार लेते हैं तो बाकी आधे भी हमसे तादाद में ज़्यादा हैं। वो ज़रूर चौकस हो जाएंगे और उसके बाद उनका मुकाबला बहुत खौफनाक होगा। हमें घोड़े भी दरकार होंगे और ज़रूरत का दूसरा सामान भी। ये सब हम कैसे करेंगे? और फिर ये दोनों शिकारी भी होशियार हैं। गारसान देर तक खामोश रहा, फिर उसने कहा, तो फिर क्या किया जाए? करेंगे हम वही जो तुम्हारा मंसूबा है, लेकिन जरा बदले हुए अंदाज में, हशमत बे ने कहा। कैसे? आखिर कैसे? कल के सफर में हम अपनी तंजीम करेंगे। मामूल के मुताबिक हमारे पास हथियार भी होंगे और ज़रूरत की अशिया भी। किसी दुश्वार गुजर रास्ते की तलाश जारी रखी जाएगी और अगर कोई ऐसी जगह ना भी मिली तब भी शाम को झपटा होते ही लौटकर उनके अक़ब में आ जाएंगे और फिर यूं ही वो क़याम के लिए अपने घोड़ों की पुश्त छोड़ेंगे, उन पर आग बरसा दी जाएगी। हमारा पहले निशाने रायदेव और सिकंदर, शरदानी सरदार और राव के दूसरे साथी होंगे और अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो फिर जानते हो कि हमारे लिए कोई मुश्किल ना होगी। गारसा के चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था कि उसे ये तजवीज़ पसंद आई है। गारसा ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। प्रोफेसर हशमत बे भी उसके साथ था और फिर वो दाहिनी सिमत के ढलानों में उतरते चले गए। यहाँ ढलान तय करने के बाद एक वसीओ अरीज मैदान नजर आया जिसके आखिरी सिरों पर दरख्त मौजूद थे, गोया वो जंगलों का सिलसिला था। इस तरह उन्हें नदी का रास्ता ज़रूर छोड़ना पड़ा, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा कार नहीं था। नदी का रुख तो फिर भी इख्तियार किया जा सकता था, मसला इस वक्त अपनी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ का था। चुनाचा थोड़ी ही देर के बाद सारे घोड़े मुनज़्ज़म तौर पर इस वसीओ अरीज मैदान को अबूर कर रहे थे और नदी के साथ साथ जाने वाले रास्ते की निस्बत ये मैदान ज़्यादा हमवार था। बिलाशुबा उसमें कहीं कहीं नोकीली और ख़तरनाक चट्टानें उभरी हुई थी जो बाद जगह घास से ढकी होने की वजह से नज़र भी ना आई थी, लेकिन घोड़े जानते थे कि उन्हें अपनी रफ्तार कैसे बरकरार रखनी है। चुनाचा वो अपने मालिकों को बचा बचा कर उनके इशारे पर दौड़ रहे थे। इसी तरह गारसा अपने तमाम साथियों के साथ जंगलों की सिमत निकलने में कामयाब हो गया। उसे ये एहसास पूरे तौर पर था कि वो कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम नहीं दे सका है। मंसूबा इस अंदाज में तकमील तक नहीं पहुंचा जिस अंदाज में उसने सोचा था। उसकी इंतहाई कोशिश यही थी कि राजदेव और उसके गिरोह कि कम से कम उन अफराद को ज़रूर ख़त्म कर दे जो शरदानियों को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो हलाक हो जाते तो फिर शरदानियों का कोई मसला नहीं था। वो अपने तौर पर आगे जाने के रास्ते कहाँ से तलाश कर सकते थे। उस नाकामी पर वो बुरी तरह झल्लाया हुआ था, लेकिन दोष किसी को नहीं दे सकता था। वो खुद भी इस सिलसिले में कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका था। हालांकि फासला ज़्यादा नहीं था, लेकिन यह इत्तफाक ही था कि वो लोग आगे निकल चुके और शरदानी अक़ब में थे। इस तरह उनकी जिंदगियां बच गई थीं। गारसा बर्क रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाता रहा और फिर ये लोग वसीओ अरीज मैदान अबूर करके जंगल में दाखिल हो गए और दरख्तों के दरमियान बहुत ही दूर निकल गए। ये खौफ भी दामनगीर था कि कहीं वो लोग संभल कर वापस ना आ जाएं और उनकी जानब रुख करके इंतकामी कार्रवाई ना करें। सही तौर पर अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि कितने लोग हलाक हुए। शरदानियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और अगर वो इंतकामी कार्रवाई के लिए पलट पड़े तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल ही काम था। और माहौल के दूसरी तरफ कर्नल फेरोज ये कहानी सुन रहा था। उसका दिमाग साएं साएं कर रहा था। उसे हैरत थी कि जो कुछ उसने सोचा एरा ने कैसे जान लिया, लेकिन हैरत अब एक बेमानी लफ्ज़ की हसीयत इख्तियार कर चुकी थी। कौन कौन सी बात पर वो हैरत करता? वो तो सिपाही था, लॉ एंड ऑर्डर पर अमल करते करते ज़िंदगी गुजारी थी। मशीन गनों से दुश्मन पर आग बरसाना और फौजी मफादात के लिए मुहिम्मात सर अंजाम देना उसका पेशा रहा था। ऐसी किसी महम के बारे में उसने कोई कहानी भी नहीं सुनी, जबकि वक्त ने खुद उसे एक
नाकाबिले फहम कहानी का किरदार बना दिया था। जादू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इतना सुना था कि कुछ लोग नाकाबिले यकीन कुव्वतें तस्खीर कर लेते हैं और उनसे अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये पूरी जादू नगरी उसके लिए बड़ी हैरान कुन थी। सबसे ज़्यादा हैजान खेज ख्याल था कि वो कंदील का राज पा गया था। वो जान चुका था कि राजदेव को मिलने वाली लाश क्या थी और कंदील दर हकीकत एक साहर की बेटी थी। ये बात अब कोई नहीं जानता था और इसी तरह गुम हो गए थे कि अब नहीं कर्नल, यहाँ तुम्हारी सोच गलत है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये सब कुछ एक लाजमी अमल था और यूं ही होना था, क्योंकि अकाल तरपाशा मामूली साहर ना था। ये भी सच है कि आज भी शोमा के उस जादू के सामने हीच है, लेकिन ये सब कुछ एक अमल है और यूं होना ज़रूरी था। तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि शता के रखवालों की एक अलग हैसियत है और उनकी हिफाजत की जा रही है, क्योंकि अकाल तरपाशा ने उन पर निगाह रखी है। वो जिन मसाइब से गुजर रहे हैं वो अकाल तरपाशा की मुखालफ कुव्वतों के पैदा किए हुए हैं, लेकिन उनका मुकाबला किया जा रहा है और सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनकी जिंदगियां महफूज रहेंगी। और मैंने देखा है, मैं जानती हूँ कि शता के रखवाले कौन हैं। तुम यूं ना सोचो, जो तुम्हारे हैं सुबारा के दरख्त, बील, बोटे, पत्थर उनके मुहाफिज हैं और उनकी जानब फेंके जाने वाले हरबों का रुख तब्दील कर दिया जाता है और ये काम जारी है। कर्नल एक एक बार एरा को हैरान होकर देख रहा था। एरा उसके जहन में पैदा होने वाले हर ख्याल से आशना थी। वो थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर उसने कहा, गोया ये दुरुस्त है कि तुम वो हो जो राजदेव के नवार्द खाने में थी। ये सवाल तो अब बेकार ही है, लेकिन तुमने कहा था कि अब मेरा उस पूरी कहानी से आशना होना ज़रूरी है, और जब तुमने इस अमल का आगाज़ कर ही दिया है तो मुझे कुछ बातों से ना आशना रखना ज़रूरी क्यों समझती हो? मैंने कब ये चाहा, लेकिन तुम ये जान चुके हो कि एक मुखालफाना अमल जारी है और आने वाले वक्त के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि शुमामा होतरा हमारे अमल का तोड़ ना करेगा। तुमने एक तवील अरसा हमारी दुनिया में गुजारा है, कर्नल ने कहा। हाँ, और जो कुछ तुम्हारी दुनिया के बारे में जाना उस पर हैरान हूँ। क्यों? ये जानना साबित करता है कि जहाँ अकाल तरपाशा ने तुम्हारी दुनिया के रोशन रुख देखे, वहाँ शुबामा होतरा की मालूमात भी गलत नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अकाल की ये रोशनी सतगाता को देना चाहता था, जबकि बाहोतरा सिर्फ अकदार का ख्वाहिशमंद था। मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुमने इतना तवील इंतज़ार क्यों किया? ये ज़रूरी था इसलिए कि शता जवान हो जाए, उसे इस सिलसिले में अपना काम सर अंजाम देना है। शोमा उसी से तो खौफजदा है, वरना बाकी सब से तो वो मुकाबला कर सकता है। शता वो रोशनी लाई है सब गाता के लिए जिसका ख्वाहिशमंद अकाल तरपाशा था, और ये सब एक जंजीर की मानद है जिसकी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और अब तक अकाल को नाकामी नहीं हुई। सुनो कर्नल, सतगाता के साहर बारूद की जादू से वाकिफ नहीं, वो जादू नगरी के बाहर का शहर नहीं जानते, जबकि शता वक्त आने पर अकाल का शहर और तुम्हारी दुनिया का जादू इस्तेमाल करके बाहुतरा को शिकस्त देने की अहल होगी। और बाहुतरा ये जान चुका है, वो शता से डरता है। इस तरह शता का जवान होना जरूरी था। क्या वो अपने बारे में जानती है? कर्नल ने पूछा। कौन शता? एरा ने पूछा। हाँ, नहीं, वो कुछ नहीं जानती और उसका बेखबर रहना जरूरी था। अगर वो वक्त से पहले जान लेती तो सारा खेल बिगड़ जाता, लेकिन उसके वजूद में अकाल तरपाशा का खून दौड़ रहा है और उस खून ने उसे बहुत कुछ समझा दिया। उसे ये ज़रूर मालूम है कि उसकी दुनिया कहीं और है। हाँ, वो अपनी ज़ात से मुंतशिर है, कर्नल ने कहा और चौंक कर बोला। लेकिन तुम जानती हो कि वो दुश्मनों के कब्जे में है, उसे खतरा दरपेश है। बेशक, लेकिन वो महफूज रहेगी क्योंकि उसकी ज़ात में बहुत कुछ पोशीदा है, बस वो उसके इस्तेमाल से नावाकिफ है। और जब मैंने तुमसे कहा कि सोबारा के पत्थर तुम्हारे मुहाफ़िज़ हैं, तो शता उन पत्थरों की मालिक है। गोया तुम मुतमिन हो। मैं एरा ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हूँ। इसके बाद उसने कर्नल के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और आंखें बंद कर ली।
कर्नल खामोशी से उसे देखता रहा। फिर उसने गर्दन झटकी और खुद भी एरा से बेतकल्लुक हो गया। उसने उसके बाद एरा को एक ही कैफियत में बैठे देखा और ना जाने कब वो गहरी नींद सो गया। दूसरी सुबह जागा तो बारिश हो रही थी। वो खुद इसी दहाने के पास था, लेकिन एरा बाहर नजर आ रही थी। वो खुश थी। उसने कर्नल को आवाज दी, बाहर आ जाओ कर्नल, हमें कामयाबी का निशान अता हुआ है। आओ बाहर आ जाओ, आसमान से सहर बरस रहा है। ये तुम्हारे लिए है, जल्दी करो, मैं देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाहर आ जाओ। कर्नल बाहर निकला तो एरा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बादल जोर से गरजा तो एरा ने एक हजियानी कहका लगाया। हाँ, हमारे सफर का आगाज हो चुका है, हम सफर जारी कर चुके हैं। आओ कर्नल, तेज कदमों से चलो। कर्नल फेरोज बादल नाख्वास्ता एरा के साथ आगे चल पड़ा। आसमान के शहर ने हमें आगोश में ले लिया है, हमारा बकिया सफर आसान हो गया। चलते रहो कर्नल, रफ्तार तेज करो, हमें इस शहर की आगोश में ये सफर मुकम्मल कर लेना चाहिए। लेकिन इस शहर की आगोश में सफर करते हुए कर्नल की हालत बुरी हो चुकी थी। उसका लिबास बुरी तरह भीग गया और पूरा बदन कीचड़ से लथपथ हो गया, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कुछ अजीब थी। न जाने कब तक ये सिलसिला जारी रहा। गहरे बादलों की वजह से कुछ अंदाजा नहीं हुआ। फिर एरा रुक गई। बारिश अभी भी उसी जोरों शोर से हो रही थी और ऐसी धुआंधार थी कि कुछ नजर ना आया। एरा ने उसका हाथ पकड़ रखा होता तो वो जरूर ठोकरें खाता। फिर वो किसी चट्टान के अंदर बना हुआ गार ही था, जिसके दहाने से एरा अंदर दाखिल हुई। तब कर्नल को बारिश से निजात मिली और उसने पेशानी से टपकती हुई पानी की धार को आंखों से साफ किया। दाने के बाहर बारिश की छमाछम साफ सुनाई दे रही थी। अगर बारिश ना होती तो हमारे लिए यह सफर आसान ना होता। एरा ने कहा, वो इतनी सी बात नहीं समझती। सतगाता की जमीन पर साहरों का पहरा है, हमें उनका मुकाबला करना पड़ता। एरा ने कहा, मेरा ख्याल है इसमें सिर्फ तुम्हें कामयाबी हासिल हुई। कर्नल ने कहा, क्या मतलब? मैं भूख के शहर का शिकार हूँ और थोड़ी देर के बाद शायद सर्दी के शहर का शिकार भी हो जाऊंगा, क्योंकि भीगे हुए लिबास को बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। कर्नल ने कहा और एरा हंस पड़ी। तुम्हारी हसीयात भी बारिश का शिकार हो गई, वरना तुम्हें अपनी जरूरत की चीजों का जरूर एहसास हो जाता। मेरी जरूरत की चीजें? कर्नल ने हैरत से कहा और फिर उसे उस बू का एहसास हुआ, गार के एक गोशे से जो उठ रही थी, और ये बने हुए गोश्त की उठती हुई बू थी। ये गोश्त किसी जंगली जानवर का था और निहायत लजीज था। कर्नल सफर की तकलीफ भूल गया और गोश्त पर टूट पड़ा। शिकम शेर हुआ तो दूसरी चीज नजर आई। ये नया लिबास था। नजदीक ही राइफल वगैरह भी रखी हुई थी। कर्नल ने वो लिबास भी पहन लिया और भीगे लिबास से जान छुड़ाई। फिर उसने एरा से कहा, एरा, खुद तुम्हारा शहर बेमिसाल है, तुम्हें उसमें कहाँ तक दस्तरस हासिल है? सतगाता शहरों की सरजमीन है। यहाँ पैदाइश के वक्त ही केबून गर्दन में डाल दिए जाते हैं और ये केबून मुस्तकबल के रहनुमा होते हैं। फिर माँ बाप वो इल्म बचपन से ही सिखाते हैं जो औलाद को शहरों की ज़मीन पर जीना सिखाए। उसके बगैर जीना मुमकिन नहीं होता। लेकिन शहर अपने इल्म की बर्तरी का अजहार करते रहते हैं और अपने दुश्मनों की जान के लागू होते हैं। अकाल तरबाशा उसी के खिलाफ था। लेकिन मेरा इल्म, मेरा शहर आम शहरों से मुख्तलिफ है। क्या मतलब है? मुझे हुक्म है कि अपने मकसद की तकमील के लिए बस ज़रूरत के मुताबिक शहर की उसकी अमानत में से खर्च करूं जो किसी के हवाले करना है। अमानत? हाँ, अकाल की अमानत जो उसने अपनी बेटी तक पहुंचाने के लिए मुझे दी है। जैसे शानू नाकू। एरा के गले में पड़ी हुए सुनहरी सांप पर हाथ फेरा। ये शानू नाकू है, कल का गुलाम, मेरे काम आने वाला। अकाल ने दूर की निगाह से देखा था और वह जानता था कि वापसी में साहर मुझसे ला इल्म नहीं रहेंगे। उस वक़्त शानू बनातू की भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। हाँ, ये सांप इब्तदा से तुम्हारी गर्दन में था। शायद लकड़ी के वो टुकड़े जो कंदील, मेरा मतलब है शस्ता, के पास थे। मैंने तुमसे कहा ना कि अकल तरपाशा ने बहुत सी दूर की निगाह से देखा था। वो जानता था कि हम ज़रूर वापस आएंगे और उसके लिए उसने वो नक्शा बनाया जो तुम्हारी रहनुमाई करे। लेकिन देर सोना था। लेकिन साहरों ने मुझे ले जाना चाहा और मैं जाग गई। फिर मैंने खुद ही खुद को संभाल लिया और ये ज़रूरी था। अब मैं शस्ता के लिए परेशान हूँ।
وہ साहरों के कब्जे में है, वो उसे आसानी से अपने चुंगल से ना निकलने देंगे। अकाल के जागने का वक्त आ गया है, हमारा ये सफ़र जिंदों के कब्रिस्तान पर ख़त्म होगा और मैं अकाल को जगा दूंगी। अकाल जागेगा तो सब ठीक हो जाएगा, हमारी जिम्मेदारी भी इतनी है कि हम सुबह वक्त पर उसे जगा दें। वो साहरों से शस्ता को हासिल करेगा और शस्ता की हिफाजत उसे सौंप दी जाएगी। बाहर बारिश रुक गई लेकिन अंधेरा बरकरार था। एरा फिर खामोश हो गई और उसका अंदाज ऊँघने का सा हो गया। कर्नल पर भी कहूलत तारी हो गई। फिर वो उस वक़्त चौंका जब गार में एक पुरस्कार रोशनी की किरणें दाखिल हुई। एरा ने भी उस वक़्त आंखें खोल दी। ये रोशनी, कर्नल की सरसराती आवाज़ उभरी, चांद निकल आया है, चलो वक़्त हो गया है, अब चांदनी का वक़्त नमूदार होगा, वो रहनुमा है और यही हमारी मंजिल। एरा बाहर निकल आई। कर्नल ने भी उसका साथ दिया। बारिश का पानी जगह जगह मौजूद था लेकिन अब आसमान साफ हो चुका था। एरा ने एक सिमत इख्तियार करी और चल पड़ी। ऊंचे नीचे टीले चारों तरफ बिखरे हुए थे और बेहद पुरस्कार लग रहे थे। दफतन उसकी चीख उभरी, काली शोता, दम्बूता बाई, शुआरा त्वारा, वो बुरी तरह चीखने लगी। उसकी आवाज़ खुशी से लर्ज रही थी। कर्नल खुद भी एक ऊंचे टेले पर चढ़ गया। फिर उसने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। जमीन से एक दरख्त का तना उभर रहा था। बेहद चौड़ा तना था लेकिन किसी सुनहरी मीनार की मानद उसमें से शाखें फूटने लगीं। सुनहरी चमकदार शाखें जो चारों तरफ फैलती जा रही थी। देखते ही देखते वो एक सुनहरे चमकदार दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया और एरा ने टीले के नीचे छलांग लगा दी। आओ कर्नल, उसने कहा और दरख्त की तरफ दौड़ने लगी। और फिर माहौल के दूसरी तरफ वैसी गारसा फैसला तय करके उन लोगों तक पहुंच गया जो इंतहाई बुरे हाल में नजर आए। उनकी तादाद 5 थी। लोइस डी पार्लो के साथ हेडसन और उसके दूसरे साथी थे जिनके चेहरे फाका कशी की तस्वीर बने हुए थे। होंठ खुश्क थे, लिबास तार तार थे और उन पर खून के धब्बे खुश्क हो चुके थे। आंखें वीरान और हलकों में घुसी हुई और उनमें जिंदगी मनकूद नजर आई। उन्होंने घोड़ों के समूह की आवाज़ें सुन ली और सहमे हुए अंदाज में रुक गए, लेकिन रुककर कोई भी अपने कदमों पर खड़ा न रह सका और ज़मीन पर बैठ गया। गारसा ने अपना घोड़ा उनके सामने रोका और उसके हलक से कहका निकला, लुइस डी पार्लो, मेरे दोस्त, मेरे दरीना दोस्त, तुमने देखा ये जंगल भी दुनिया की तरह गोल है। हम तवील अरसा जुदा रहने के बाद फिर मिल गए। गारसा, हमें खाने के लिए कुछ दो, हम भूखे हैं। लोइस के मुंह से नहीफ आवाज निकली और गारसा घोड़े से उतर आया। उसने चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए कहा, जरूर मेरी जान जरूर, लेकिन तुम्हारे बकिया साथी कहाँ हैं? सबको बिला लो। कहाँ हैं वो सब शरदानियों के हाथों मारे गए। पार्लो ने बदस्तूर कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुम्हें इसलिए तो इन जंगलों की सैर की दावत ना दी थी कि तुम इस तरह गैरों के हाथों मारे जाओ। आखिर तुम मेरे हम वतन और हम नस्ल हो। मैं उनके लिए खौफजदा हूँ, उन सब के लिए बहुत दुखी हूँ। हम 8-9 दिन के भूखे हैं। गारसा, हमारी मदद करो। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा पार्लो, हालांकि तुमने मुझसे पूरी गद्दारी की थी। हाँ गारसा, मुझसे गलती हुई और तुम तनहा तो ना गए थे, बल्कि प्रोफेसर हशमत बे को भी साथ ले गए। हालांकि प्रोफेसर मेरे लिए किस कदर अहम था देख लो। वो अक्लमंद था, मेरे पास आ गया और अब वो एक अजीम खाने का मालिक है। और तुम गारसा, हमें खजाना नहीं चाहिए, हम मर रहे हैं, हम भूख से मरने वाले हैं, हमारी मदद करो, लुइस ने आर्जी से कहा। प्रोफेसर हशमत बे ने आहिस्ता से सफीना से कहा, गारसा इनसे चूहे बिल्ली का खेल रहा है। क्या मतलब डैडी? वो उन्हें खाने को ना देगा, उसे यही करना चाहिए डैडी। क्या बकवास करती हो? प्रोफेसर झल्ला कर बोला। वो अक्लमंद है डैडी, लुइस ने उसका साथ क्यों छोड़ा था? तुम्हारे रूह में शैतान हलूल कर गया है। तुम इतने वैशी फितरत की मालक कैसे हो गई? प्रोफेसर ने कहा। तुम्हें अब भी खजाना नहीं चाहिए लुइस? गारसा ने पूछा। हाँ गारसा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पेट भरकर रोटी और पुरसकून पनाहगाह है। दौलत के अंबार बेहकीकत होते हैं। गारसा, सोने के ढेर चमकते हुए हीरे ना पेट भर सकते हैं, ना तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत कर सकते हैं। इंसान की इंसान से मोहब्बत
सबसे बड़ा खजाना है। ताहम अगर तुम खजाना हासिल कर चुके हो तो तुम्हें मुबारक हो। हम तुम्हारे इस खजाने की बार बरादरी करेंगे और तुमसे कुछ ना मांगेंगे। हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। गारसा, तुम देर कर रहे हो, हमें खाने के लिए कुछ दे दो। ओह, वाकई तुम भूख से बेहाल हो। प्रोफेसर, इन बेचारों को खाने के लिए कुछ चाहिए, ये हमारे मोहताज हैं। ठीक है, इंसानी फर्ज को पूरा करना ही पड़ेगा, तो पेट भर लो। लोइस मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे खाने के लिए मेरे पास सिर्फ ये है। गार्सा ने राइफल सीधी की और फायर करके गोली लोइस के हलक में उतार दी। फायर की गूंज चारों तरफ फैल गई। लोइस डी पार्लो के हलक से अलबत्ता कोई आवाज ना निकली। उसके बदन ने जुम्बश भी ना की और खामोशी से एक तरफ लड़क गया। उसके बकिया साथियों के हलक से अलबत्ता सहमी सहमी आवाजें निकलने लगीं और वो अपने नातवा जिस्म को संभाल कर उठे और दौड़ने की कोशिश करने लगे। ये भी भूखे हैं दोस्तों, बेचारे कहाँ कहाँ मारे फिरेंगे। भूख के आलम में इन्हें भी कुछ खिला दो। दोस्तों के लिए एक एक कारतूस तो खर्च करना ही पड़ेगा। दूसरी गोली सफीना की राइफल से निकली और उसने हेडसन को निशाना बनाया। फिर वो कई गोलियां चली और तमाम मफरूकल हाल लोग गिर पड़े। उनके जिस्मों ने हल्की हल्की जुम्बश की और उसके बाद वो साकत हो गए। गारसा के चेहरे पर शरारत अमीज संजीदगी तारी थी। उसने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, आह बेचारा लोइस, आह बेचारे लोग, इसके अलावा मैं उनके लिए और क्या कर सकता था। और फिर उसने बड़ी अपनाइयत से सफीना को देखा। तुमने भी इंसानियत का पूरा पूरा साथ दिया है। प्रोफेसर, तुम्हारी ये बेटी अचानक मुझे पसंद आ गई। बहुत समझदार बच्ची है, ये दुनिया में रहना जानती है। प्रोफेसर हशमत बे पर सख्ता तारी हो गया। गारसा पर तो जुनून तारी था ही, लेकिन सफीना, उसने इस हरकत के ख्वाब में भी नहीं की थी। वो इतनी सफाक तो कभी ना थी। उसे अपनी ही बेटी अजनबी लगी। वो कुछ ना बोल सका और गारसा ने फिर कहा, मैं पूरे एहतराम से इनकी तदफीन करता, लेकिन अव्वल तो इनकी कब्रें खोदने में पूरा दिन लग जाएगा। दो में हमारे पास उसके लिए वसाइल नहीं, और तीसरी बात यह कि ऐसा करना गुनाह होगा। इनके ये जिस्म मुर्दाखोरों के काम आ सकते हैं। हम उनसे उनकी खुराक ना छीनेंगे। क्यों दोस्तों, ये गुनाह नहीं करना चाहिए ना? आओ आगे बढ़ें।